डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले वीडियो में सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दिया था, लेकिन आज जो है मैं मार्क टेस्ट 5 एयरफोर्स और नेवी के लिए फिर दे रहा हूँ। आज 10 क्वेश्चन है, तो ये आइडिया ही डेवलप करने के लिए उसे आप लोग देखो। चूज द अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड। चूज द अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड। वर्ड है झील, तो झील का अपोजिट क्या होगा? झील का अर्थ होता है उत्साह, और यहाँ पर पहला शब्द है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अर्थ होता है रुचि, और पैथी का अर्थ होता है उदासीन। उदासीन का मतलब न खुश होना न दुखी होना, अपैथी। और सिंपैथी माने होता है सहानुभूत। केयरलेसनेस माने असावधानी। तो सभी मीनिंग देखने के बाद झील का जो अपोजिट जा रहा है वो हो रहा है अपैथी। शब्दकोश बहुत ज़रूरी होता है, तो झील का अपैथी होगा। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है चेंज द वॉइस। वॉइस को चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो सेंटेंस दिया है आई गिव ऑल्म्स टू द पुअर ऑन सैटरडेज। मैं गरीबों को प्रति शनिवार को भीख देता हूँ। आर्म्स का अर्थ होता है भीख देना, भीख। तो यहाँ पर हो गया आई गिव आर्म्स टू द पुअर ऑन सैटरडेज। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो जब भी पैसिव वॉइस बनाना हो दिए गए सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखना होता। बस इतने में इतना अगर आपने पकड़ लिया और इसी को चेंज कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आर्म्स है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया तो हो गया आर्म्स। अब आर्म्स के साथ अगर आर लगता है कि इज लगेगा या वर लगेगा, ये यहाँ पर देखना है। टेंस बताएगा कि प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा। तो गिव जो है वो प्रेजेंट टेंस है, तो आर और इज हो सकता है, वर तो हो नहीं सकता। तो ये तो टोटली गलत गया। अब इसमें तीनों में से हमें देखना है। तो आर्म्स आर गिवन टू दी पुअर बाई मी। आई का आई जो है ऑब्जेक्टिव केस में आकर उसके पहले बाई हो गया, बाई मी ऑन सैटरडेज। तो पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है आर्म्स इज। अब आर्म्स के साथ इज लगेगा या आर लगेगा या शब्द बताएगा। अब यही जो है नाउन फंसाता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। आर्म्स इज गिवन टू दी पुअर बाई मी ऑन सैटरडेज, और आर्म्स आर यहाँ भी है, आर्म्स आर यहाँ भी है, तो दोनों में फंस रहा है। यहाँ पर है आर्म्स आर गिवन टू दी पुअर्स। पुअर को यहाँ पर पुअर्स बना दिया, जो कि गलत कर दिया, तो दो सेंटेंस गलत हो गया। और आर्म्स जो है प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा। तो कुल मिलाकर आपका विकल्प गया पहला, आर्म्स आर गिवन टू दी पुअर बाई मी ऑन सैटरडेज। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज, जो हमें अर्थ देता हो, सेम मीनिंग देता हो एज द गिवन सेंटेंस, जो दिया गया सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। तो इसको बदल कर सेंटेंस को नीचे दिया गया है 4 विकल्प में। मैन इज इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब अमर, तो मनुष्य अमर है, तो मनुष्य अमर है नहीं, अर्थ बदल गया, तो ये तो सही हो नहीं सकता। अब दूसरा आता मैन इज नॉट इमॉर्टल। मनुष्य जो है अमर नहीं है, ये दूसरे का अर्थ हुआ। तीसरा है नॉट ऑल मेन आर मॉर्टल। सभी मनुष्य नश्वर नहीं है। नॉट ऑल मेन आर इमॉर्टल। सभी मनुष्य अमर नहीं है, तो अमर नहीं है तो ये तो कोई बात ही नहीं है। नॉट ऑल मेन आर इमॉर्टल।
है, और यहाँ पर हो गया नॉट ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य नश्वर नहीं है। तो कुल मिलाकर आपका बी वाला सेंटेंस सही होगा, मैन इज नॉट इमॉर्टल, मनुष्य अमर नहीं है, अर्थ नहीं बदला। ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से है, ठीक है, अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो मैन इज नॉट मॉर्टल बना कैसे, मॉर्टल का इमॉर्टल कर दिया गया अपोजिट, और अपोजिट के पहले नॉट लगा दिया गया, तो ये आपका सेंटेंस हो गया मैन इज नॉट इमॉर्टल। ठीक, अगला है गिव द प्यूलर ऑफ द गिवन वर्ड ऑफ फंगस, फंगस का प्यूलर बनाना है। तो अभी जो मैंने रूल दिया उसमें जनरली बताया हूँ कि यस एंडिंग वर्ड में ई एस जोड़ दिया जाता है। अगर उस रूल को देखते हैं तो यहाँ पर फंगस हो गया, और दूसरा बनाया फंगिश, तीसरा बनाया फंगी, और चौथा बनाया फंगस में केवल यस जोड़ दिया। तो फंगस शब्द में आगे जब रूल पढ़ेंगे उसका नंबर का, तो एक शब्द आया, रूल आएगा फंगस। जिन शब्दों के अंत में यूएस होता है, यूएस हटाकर आई जोड़कर प्यूलर बनाया जाता है। तो FUNGI अगर इसे आप कर देते हो FUNGI तो फंगी हो जाएगा, अर्थात फंगस का जो प्यूलर बनेगा वो फंगी होगा, यानी कि आपका दिया गया विकल्प में तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेल्ड वर्ड चूज करना है जो गलत है। एक करेजियस है, और एक प्रीशियस है, ये क्यूरियस है, ये विक्टोरियस है। विक्टोरियस माने जीतने योग, क्यूरियस माने उत्सुक, और प्रीशियस माने बहुमूल्य, करेजियस माने साहसी। तो किस पार्ट में गलती है, किस मीनिंग में गलती है, उसी को आपको चूज करना है। तो मीनिंग तो आपको रखना ही पड़ेगा, कुछ रूल होते हैं मीनिंग के, उसे देखेंगे तो थोड़ा बहुत बता देंगे आपको। करेजियस में आई न होकर ई होता है, COURAGEOUS, अर्थात पहला पार्ट गलत था, करेजियस में GI न होकर GE होता है। तो क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान बनना है। मदन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। अब ये जो शब्द दिया गया है, बोर अवे, पास अवे, वाइल अवे, गेट असाइड, इसको बोलते हैं वर्बल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ये होता क्या है कि जब किसी वर्ब के अंत में कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब आ जाता है, तो वह जो शब्द बनता है फ्रेजल वर्ब बनता है। ठीक है, वह जो शब्द बनता है फ्रेजल वर्ब बनता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है फ्रेजल वर्ब। अलग अलग प्रीपोजिशन लगकर अलग अलग प्रपोजिशन के यूज से एक ही शब्द के कई अर्थ निकाले जाते हैं। अब इसमें हम दे देंगे आपको एक आध दिन क्लास ले लेते हैं फ्रेजल वर्ब का, उसे बताएंगे कैसे होता है। मदन बोर अवे, अब अगर आपको मीनिंग नहीं मालूम है तो आप इसे कर नहीं पाते। विजयी होना, बोर अवे का अर्थ होता है विजयी होना, विजय प्राप्त करना, जीतना। पास्ट अवे माने समाप्त होना, गुजर जाना। वाइल अवे का अर्थ होता है समय, धीरे धीरे समय व्यतीत करना, समय बिताना। और गेट असाइड का अर्थ होता है एक किनारे करना, एक किनारे करना। ये मीनिंग हुआ। अब जब तक आपको मीनिंग नहीं स्पष्ट है तब तक आप इसे भर नहीं सकते। मदन बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन दिस कंपटीशन, पास्ड अवे
व्हाइल अवे गेट असाइड। तो कुल मिलाकर जो मीनिंग जा रहा है वो विजयी हो रहा। मदन ने इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज को विजय प्राप्त किया, फर्स्ट प्राइज में विजयी प्राप्त किया, अर्थात फर्स्ट प्राइज को प्राप्त किया, फर्स्ट प्राइज को जीता। विजयी का मतलब जीतना, जीता। तो यहाँ पर बोर अवे शब्द उचित शब्द होगा। तो ये शब्द तभी आप भर सकते हैं जब आपको फ्रेजल वर्ब की मीनिंग मालूम हो। ये बहुत ही रटना पड़ता है तभी हो पाता है, बिना रटे काम नहीं होता है। कुछ आइडिया आपको इससे लग जाता है जो बाद में शब्द है। बोर शब्द बियर का सेकेंड फॉर्म है। बियर माने सहन करना, है ना, उसी का ये सेकेंड फॉर्म है बोर अवे। तो बियर का बोर अवे हो गया तो इसका मीनिंग बदल गया। अब आता है रीअरेंज दी सेंटेंस। एक क्वेश्चन जो है PQRS करके आता है, वह अव्यवस्थित क्रम में दिया रहता है, उसे व्यवस्थित क्रम में करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि यदि आप शब्दों को अरेंजमेंट करना, यानी सेंटेंस को कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच किस शब्द के बाद आता है, कौन सा शब्द किसके बाद आना चाहिए, अगर इसकी जानकारी है तब तो आप इसे कर पाओगे। इसमें कोई नियम नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बहुत बढ़िया आना चाहिए। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया आता है तो इसमें आप कर लोगे। जैसे द कलेक्टर सेड दैट द। अब हमें इसमें देखना है कि पहला शब्द, चार में से पहला दैट के बाद द आया, ये दैट कंजंक्शन है, तो कौन सा पार्ट PQRS में से कौन सा पार्ट इसका सब्जेक्ट बन सकता है। तो द कलेक्टर सेड दैट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। दूसरा है डैम शुड रिसीव्ड वाटर। तीसरा है अप टू अ पर्टिकुलर लेवल। चौथा है टू इंश्योर अनइंटरप्टेड। अब इसमें क्वेश्चन बनाना होगा। जैसे हमने दे दिया PQRS एक पार्ट हो गया। दूसरा हो गया QPRS B पार्ट हो गया। BC पार्ट में दे दिया QRSP ये C पार्ट हो गया। और दे दिया QRPS D पार्ट हो गया। अब इन्हीं में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब यहाँ पर देखिए दैट जो है कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट आने का मतलब इसमें से देखिए दो पार्ट खत्म हो गया, अर्थात ये सेंटेंस जो है अप टू से नहीं शुरू होगा, क्योंकि द आर्टिकल है, इसके बाद प्रपोजिशन नहीं आ सकता। और यस जो है, यस में टू इंश्योर है, इन्फिनेटिव है, तो द के बाद इन्फिनेटिव नहीं आ सकता। ये फर्स्ट हुआ। तो यहाँ पर दैट के बाद कंजंक्शन आना चाहिए, तो कंजंक्शन में या तो पी होगा या तो क्यू होगा। अब हम विकल्प को देख लेते हैं कि पी से और क्यू से कितने सेंटेंस बन रहे हैं। तो पी से एक सेंटेंस बना है, क्यू से 3 सेंटेंस बने हैं। तो पी के बाद आ रहा है क्यू, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन डम। तो इरिगेशन डम कोई शब्द ही नहीं हो सकता, इसका मतलब पी नहीं होगा। तो पी नहीं होगा तो क्यू को देखते हैं। क्यू है अ डम शुड रिसीव वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई 2 बार आ गया, तो क्यू भी नहीं हो सकता। अप टू हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो इसके बाद आता है क्यू आर। तो क्यू आर को देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया द कलेक्टर सेड दैट द डम शुड रिसीव वाटर अप टू अ पर्टिकुलर लेवल। तो ये सही जा रहा है कि डम शुड रिसीव वाटर अप टू अ पर्टिकुलर लेवल। तो क्यू के बाद आर इसमें भी है और क्यू के बाद आर इसमें भी है। तो इन दोनों में से एक विकल्प सही होना चाहिए। अब आर आ गया तो तीसरा विकल्प भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया डम शुड रिसीव वाटर अप टू अ पर्टिकुलर लेवल। सप्लाई, लेवल के बाद सप्लाई पी अगर देते हैं तो लेवल के बाद सप्लाई नहीं, लेवल के बाद यस आ रहा है। टू इंश्योर
और यहाँ पर आ रहा है लेवल के बाद पी आ रहा है, तो लेवल के बाद तो पी आएगा नहीं, अर्थात ये चौथा विकल्प भी गलत है। कुल मिलाकर आपका तीसरा विकल्प सही है। तो हो गया आपका सेंटेंस सही हो गया। द कलेक्टर सेड दैट द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। तो पहला यहाँ से बनेगा द कलेक्टर सेड दैट द डैम शुड रिसीव्ड वाटर अप टू अ पर्टिकुलर लेवल टू इंश्योर अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई, यानी बिना बाधित किए हुए वाटर सप्लाई को इरिगेशन के लिए प्राप्त करना चाहिए। तो आपका ये सी वाला विकल्प सही गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें शब्दों का चयन करना पड़ता है कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या क्या हो सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है एयरफोर्स और नेवी में। अगला शब्द है, सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडवर्ब। कौन सा शब्द एडवर्ब है? तो जनरल में जो पहचान होता है वह किसी शब्द के अंत में यल वाई होता है तो वह शब्द एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर हम कावर्डली शब्द को देखते हैं। कावर्ड शब्द में यल वाई जोड़ा गया, कावर्ड नाउन है। अगर किसी नाउन में यल वाई जुड़ता है तो वह एडजेक्टिव बनता है, अर्थात यह एडजेक्टिव है। फास्ट शब्द जो है यह एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, तो ये कंफ्यूजनल है, इसको हम आंसर में नहीं दे सकते। तीसरा हेल्दी है, हेल्दी हेल्थ से बना है, तो हेल्थ एडजेक्टिव हो गया, हेल्दी नाउन हो गया, यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और चौथा है लवली, लवली शब्द जो है यह एडवर्ब है। तो आपका जो आंसर आएगा वो लवली आएगा। ठीक है, एडवर्ब लव और वर्ब है, वर्ब के अंत में एल वाई जुड़ता है तो एडवर्ब होता है, तो वहाँ पर लवली शब्द आएगा। फिर यहाँ पर आया नवा क्वेश्चन, चूज वन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का एक शब्द चुनिए। सब सेंटेंस दिया है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो मधुमक्खियों की जो अंग्रेजी होता है वो एपिस होता है, एपिस, ये लैटिन वर्ड है एपिस। एपिस का अर्थ होता है मधुमक्खी। तो एपिस में ए आर वाई जोड़कर स्थान सूचक अर्थ बनाया गया। तो अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो एपिस शब्द होगा, एपिस। अपियरी बनेगा तो, और अविश, अविश का अर्थ होता है बर्ड, अविश का अर्थ होता है बर्ड, इसे बताएंगे कभी आपको। अविश का अर्थ होता है बर्ड, ये भी लैटिन वर्ड है। तो अविश, एवी में ए आर जोड़कर एवियरी बनाया गया। तो अवियरी का मतलब होता है प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट, क्योंकि इसका अर्थ होता है बर्ड। तो एविश का अर्थ होता है बर्ड, तो अवियरी का अर्थ हो जाएगा अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट। तो ये बर्ड्स के लिए हो गया, ये बीज के लिए हो गया। आर्च का अर्थ होता है बगीचा, और एक्वेरियम का अर्थ होता है जल जीवशाला, जहाँ पर मछली पाली जाती है, शीशे का बना हुआ होता है। तो आपका जो इसका आंसर है वह सी है। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस है, एरर का एक ही सेंटेंस दिया हूँ। आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल। तो इसमें हमने देखिए पहले ही आपको बताया कि सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई एम श्योर दैट, दैट जो है कंजंक्शन लग गया। अब दैट के बाद ये हाउस सब्जेक्ट है या कंटेंट सब्जेक्ट है, ये दोनों को देखना होगा। तो मैं नाइदर और नॉर से, नाइदर नॉर, नाइदर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस नॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन, अगर ये स्ट्रक्चर होता है नाइदर नॉर आइदर आर नॉट ओनली बट आल्सो, इनसे जुड़े होते हैं, तो बाद वाला शब्द ये वाक्य का सब्जेक्ट होता है, इसके अनुसार वर्ब लगाया जाता है। अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। तो बाद वाला शब्द है कंटेंट्स, और कंटेंट शब्द जो है यह प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर इज न होकर आर होगा। बात समझ आया? कंटेंट्स प्लूरल शब्द है तो कंटेंट्स के साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, अर्थात इज के स्थान पर आर होगा। ठीक, अब आप इसे समझिए।
अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आगे कोई क्वेश्चन होता है तो उसे कमेंट करके पूछिए। थैंक्स।